बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर आपका चैप्टर नंबर 3 होगा, जबकि बाकी तमाम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 होगा। वेव मोशन का चैप्टर है। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस और स्टेशनरी वेव। ये इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के लिए है और बाकी तमाम फर्स्ट ईयर के लिए है। अभी हम चूँकि करंट जो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर का होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो तमाम फर्स्ट ईयर के लिए होगा, तो उसमें इंशाल्लाह मैं गूगल क्लास में ये मेंशन कर दूंगा। रेजोनेंस: when a force is applied on a vibrating body whose time period is natural time period। पहला क्वेश्चन हमारा ये पैदा होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। Then its amplitude of vibration increases। तो नेचुरल टाइम पीरियड से क्या मुराद है? मैंने पिछला टॉपिक आपको सिंपल पेंडुलम वाला पढ़ाया, उसमें ये बताया था कि एक आपके पास सिंपल पेंडुलम है, जब हम उसको मेन पोजीशन से किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर छोड़ देते हैं तो वो एक खास वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेट करता है। उसका हमने टाइम पीरियड भी निकाला था। अब हम उसको रोक के उसको दोबारा करते हैं, फिर तीसरी दफ़ा करते हैं, फिर चौथी दफ़ा। जब भी करेंगे, जब उसकी लेंथ सेम होगी तो उसका टाइम पीरियड हमेशा सेम रहेगा। इस टाइम पीरियड को नेचुरल टाइम पीरियड कहते हैं। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो हमेशा आपके पास नेचुरल टाइम पीरियड कहलाता है। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि जिस बॉडी का नेचुरल टाइम पीरियड होगा, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर, तो उसकी जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, उसको हम रेजोनेंस कहते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास एक फिक्स स्पोर्ट है और इसके साथ हमने एक रोप या कोई स्प्रिंग बंधा हुआ है। हमारे पास 5 जो है ना वो छोटी छोटी बॉल्स हैं। इस तरह से है कि एक बड़ी बॉल है जिसका मैस बहुत बड़ा है और 4 बराबर मैस की बॉल्स हैं। हमने इस तरह से इसकी सेटलमेंट की है कि जो बॉडी ए है, जो इसको हम कह रहे हैं, ये ए, बी, सी और डी। तो पहले केस में हम ये करते हैं कि ए और सी का जो लेंथ है वो आपस में बराबर रखते हैं और बी और डी की लेंथ आपस में बराबर रखते हैं। पहले केस में हम क्या कर रहे हैं कि बी और डी की लेंथ आपस में बराबर होने के साथ साथ कैपिटल जो बॉडी है उसकी लेंथ के भी बराबर है। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इस बॉडी को, कैपिटल बॉडी को हम उठा के उसे थोड़ी हाइट देके उसको जब छोड़ेंगे तो जब ये नीचे आके गिरेगी तो इस स्ट्रिंग के अंदर ये वाइब्रेशन पैदा करेगी और जो बॉडी सेम लेंथ की होंगी वो उसकी वाइब्रेशन, इसकी वाइब्रेशन आपस में बिल्कुल बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों बॉडीज नेचुरल टाइम पीरियड वाली बॉडी के साथ वाइब्रेट कर रही हैं। इसी तरह अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है, अब उसकी बढ़ाकर हम ए और सी के बराबर कर रहे हैं। जब इसको फिर उठाकर छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि जो टाइम पीरियड इसका कैपिटल बॉडी का होगा वही टाइम पीरियड ए और सी का होगा, क्योंकि नेचुरल बॉडी की जो लेंथ है उनकी ए और सी की लेंथ आपस में बराबर है। तो ये बेसिकली है रेजोनेंस। इसकी मिसालें बहुत सारे एग्जांपल दी जा सकती हैं। आप देखेंगे एक ब्रिज है जहाँ से हमारे जो फौजी जवान हैं वो मूव कर रहे हैं। 100 जवानों का एक बटालियन है, मूव कर रही है, मार्च पास्ट कर रही है। अब उनके जो कमांडर हैं वो उनको ये ऑर्डर करते हैं कि जब हम पुल पर से गुजरेंगे तो आपने आउट ऑफ ऑर्डर मार्च पास करना है। इन ऑर्डर मार्च पास करना क्या होता है कि अगर राइट पाँव सबका लग रहा है तो वो सबका राइट पाँव लग रहा है, लेफ्ट है तो सबका लेफ्ट है। जब आप आउट ऑफ ऑर्डर मार्च पास करेंगे तो किसी का लेफ्ट होगा, किसी का राइट होगा। तो पहले वाले केस में अगर इन ऑर्डर होगा तो फिर क्या होगा कि जब सब के सब राइट पाँव जब हिट करेंगे उससे ये हो सकता है कि शायद पुल टूट जाए। जब आउट ऑफ ऑर्डर करेंगे तो पोजीशन ये होगी, किसी का राइट होगा, किसी का लेफ्ट होगा, किसी का राइट होगा, किसी का लेफ्ट होगा। उससे ये होगा कि नेचुरल
टाइम पीरियड के साथ बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती रहेगी, इससे ये कि पोल टूटेगा नहीं। इस तरह उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास रेजोनेंस है। अब हम चलते हैं आज के दूसरे टॉपिक की तरफ, स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स क्या है? When two waves of same amplitude, frequency and time period moving in same straight line but in opposite direction, आप ये कहेंगे जो इसका ओरिजिन है बॉडी में वेव प्रोड्यूस होने का वो सेंटर है। जब सेंटर से बॉडी मूव करे, वेव मूव करेगी तो इस तरह से वेव मूव करेगी। तो जब आप सेंटर से पिक करेंगे बॉडी को तो उसकी जो वेवलेंथ बनेगी ये बनेगी, तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम टाइम पीरियड के साथ बॉडी तो मूव करती है, एक लाइन में करती है, लेकिन वो स्टेशनरी वेव नहीं कहलाएगी। दो वेव्स हैं जो सेम टाइम पीरियड, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड रखती है मगर मुखालिफ सिमत में जा रही हैं। जैसे कि आप मेरे हाथ के इशारे को देख रहे हैं, जैसे कि आप मेरे हाथ के इशारे को देख रहे हैं, इसको हम स्टेशनरी वेव कहते हैं। अब हम स्टेशनरी वेव की डिटेल करना चाहते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसको दो फिक्स फोर्स से हमने बांध दिया, उसको सेंटर से हमने पिक किया, उसे फिर छोड़ा तो जो एक वेव की पोजीशन बनेगी वो आपके पास ये बनेगी। हम जानते हैं कि जो वेवलेंथ होता है वो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला होता है। अब अगर गौर करें यहाँ पर सिर्फ एक क्रस्ट बन रहा है, इसलिए यहाँ जो वेवलेंथ होगी वो हाफ होगी। क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने इसे वाइब्रेट किया तो उसको इसलिए हमने उसकी वेवलेंथ को लैम्डा वन कहा और इसकी स्ट्रेंथ की जो लेंथ है, इसकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो n है। इसी तरह इस केस में आ जाए तो इसको हमने 1/4 से, ये 1/2 से किया, ये 1/4 से जब करेंगे तो ये दो वेव्स प्रोड्यूस होगी। तो चूंकि इसकी दो वेव प्रोड्यूस हो रही है, दो इसमें जो है ना लूप बन रहे हैं। लूप किसे कहते हैं? कंप्लीट सर्कल को लूप कहते हैं। एक लूप ये है, एक लूप ये है, तो बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। जो टू लूप्स बन रही है इसलिए हमने इसको लैम्डा 2 कहा। लेंथ कांस्टेंट है स्ट्रिंग की, तो लेंथ जो होगी वो लैम्डा 2 के बराबर होगी। यहाँ जो लेंथ थी वो लैम्डा 1/2 के बराबर थी, यहाँ से हमने लैम्डा 1 की वैल्यू निकाल ली, इज इक्वल टू 2n। क्योंकि लेंथ स्ट्रिंग की लेंथ है और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ की लेंथ है, दोनों लेंथ्स हैं, लिहाजा ये आपस में ये जो है ना ये कंपेयर हो सकती है। इसी तरह तीसरे केस में आता है तो अब हम इसको 1/6 से 1/6 हिस्से से उठा रहे हैं। उससे क्या होगा कि जो वेव बनेगी वो 3 लूप्स में बनेगी। तो दो लूप्स का जो वेवलेंथ होगा उसे लैम्डा 3, क्योंकि 3 लूप्स से ज्यादा लैम्डा 3 होगा, तो दो लूप्स के दरमियानी फासले को हम लैम्डा 3 कह रहे हैं। और जो एक लूप बच गया है वो लैम्डा 3/2 है। जब इसको इससे ऐड करेंगे तो 3 लैम्डा 3/2 बन जाएगा। तो ये जो लेंथ की जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो l है, लिहाजा इन दोनों को आपस में कंपेयर किया तो l इज इक्वल टू 3 लैम्डा 3/2। यहाँ से लैम्डा 3 निकाल लिया तो 2l/3 हो जाएगा, तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2l/3 हो जाएगा। इसी तरह नंबर 4 पे आते हैं तो फिर क्या है, अब आप इसको 1/8 8वां हिस्सा 1/8 से जब उठाएंगे तो आपके पास क्या होगा, ये बिटवीन टू लूप्स ये एक वेवलेंथ बन गई, बिटवीन टू लूप्स एक और वेवलेंथ बन गई। तो चूंकि 4 लूप्स हैं लिहाजा इसकी जो वेवलेंथ बनेगी उसको हम लैम्डा 4 कह रहे हैं। तो इसका टोटल जब हम ऐड करेंगे तो 2 लैम्डा 4 हो जाएगा। और जब हम इसको लेंथ से कंपेयर करेंगे तो l इज इक्वल टू 2 लैम्डा 4 या लैम्डा 4 इज इक्वल टू l/2। अब हम आते हैं इसकी डिटेल पे कि हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी है वेव, जो वेलोसिटी है वेव की वो होती है f * लैम्डा। यहाँ से अगर हम f निकालें तो v/लैम्डा, और अगर यहाँ से लैम्डा निकालें तो v/f बन जाएगा। तो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फॉर लूप 1 इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो f1 हो जाएगा, f1 = v/λ1। v यहाँ से देखें f1 = v/λ1, तो लिहाजा λ1 की वैल्यू आपके पास ये है λ = 2n, तो हमने v/2n लिख दिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। फॉर 2 लूप आए तो f2 = v/λ2,
इसी को हम मेन इक्वेशन मान रहे हैं f इक्वल टू वी ओवर लैम्डा 2, तो v ओवर लैम्डा 2, तो लैम्डा 2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, तो वो आपके पास है n n, तो वो हमने पुट कर दिया। इसको इक्वेशन ए कह रहे हैं, इसको इक्वेशन हम बी कह रहे हैं। अब मैंने लिखा है कि फ्रॉम इक्वेशन ए, इस इक्वेशन ए से अगर मैं इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा आपके पास 2f1 बराबर है v ओवर l, ये इक्वेशन होगी सी। फिर b को देखिए राइट साइड पे v ओवर l है, c को देखिए राइट साइड पे v ओवर l है, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो f2 2f1 बन जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर ए कह रहे हैं। इसी तरह फॉर लूप 3 पे है f3 v ओवर लैम्डा 3। अब लैम्डा 3 की वैल्यू यहां से निकाली हमने 12/3, तो 3 नीचे डिवाइडेड हो रहा है, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 v ओवर 2l। ये जो v ओवर 2l है, ये v ओवर 2l f1 के बराबर है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो वो आपके पास बन गई f3 3f1। इसी तरह जब हमने ये देख लिया कि f2 2f1 है, f3 3f1 है, लिहाजा लूप 4 के लिए डेफिनेटली f4 बराबर 4f1 हो जाएगा। और इसी तरह लूप 5 के लिए f5 बराबर 5f1 हो जाएगा। लूप 10 के लिए f10 10f1 बन जाएगा। यहां तक कि n लूप्स के लिए तो आप लिखेंगे fn बराबर nf1। तो इन तमाम में देखें f1 यूज हो रहा है, लिहाजा f1 जो है वो आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और उसके साथ जो इंटीग्रल मल्टीपल्स हो रहे हैं 2f1 3f1 4f1 5f1 एंड सो ऑन nf1, तो इनको मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2f1 3f1 4f1 5f1 6f1 एंड सो ऑन, इनको हम कहते हैं हार्मोनिक्स या ओवरटोन्स। तो ये स्टेशनरी वेव है। ये हमारा आज का चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिकल के हवाले से चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल हो गया, और बाकी तमाम फर्स्ट ईयर के हिसाब से चैप्टर नंबर 5 वाला मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह जो आपको असाइनमेंट में दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर जो मंडे को हमारा होगा, आपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हल करके मुझे दिखाने हैं, मुझे असाइनमेंट जमा करवानी है नेक्स्ट मंडे तक। और अगर कोई किसी प्रॉब्लम में इशू आता है मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जीमेल पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वो प्रॉब्लम हल करके दूंगा। इसी तरह जब हम बाकी फर्स्ट ईयर में पढ़ाने आऊँगा तो उस वक्त फिर इंशाल्लाह ताला आप उनको भी एक असाइनमेंट दूंगा। अभी सिर्फ इस वक्त ये लेक्चर इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी के लिए है। थैंक यू वेरी मच। अगला चैप्टर इंशाल्लाह